नमस्कार। इस कानूनी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने ना कानूनी पाठ के कुछ दिलचस्प अंश है। जी। ये आपराधिक षड्यंत्र, अपराध करने की कोशिश मतलब प्रयास और बलात्कार जैसे गंभीर विषयों की परिभाषाएं तय करते हैं। हाँ, ये बहुत ही बुनियादी और अहम धाराएं हैं। तो हमारा मकसद है कि इन कानूनी परिभाषाओं की गहराइयों को, इनकी बारीकियों को समझें, जी, जैसा कि स्रोत सामग्री में दिया गया है। बिल्कुल। कोशिश करेंगे इसे आसान बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। शुरुआत करते हैं आपराधिक षड्यंत्र से। ये धारा 61 में है। कानून की नज़र में इसका मतलब क्या है? मतलब षड्यंत्र क्या होता है? देखिए, स्रोत साफ कहता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने या करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। अच्छा। या फिर कोई ऐसा काम करने को राजी होते हैं जो खुद गैर कानूनी नहीं है, पर उसे करने का तरीका गैर कानूनी है। तो इस समझौते को ही, इस रजामंदी को ही आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। तो मतलब समझौता या अग्रीमेंट यहाँ सबसे जरूरी है। बिल्कुल, सारा जोर इसी समझौते पर है। ये एक मन का मिलन जैसा है अपराध के लिए। लेकिन इसमें एक शर्त भी है जो स्रोत में बताई गई है। क्या शर्त? शर्त यह है कि अगर षड्यंत्र सीधे किसी अपराध को करने के लिए है, तब तो सिर्फ समझौता कर लेना ही काफी है। ओके। मतलब मान लीजिए दो लोग बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं और सहमत हो जाते हैं, तो बस षड्यंत्र हो गया। समझ गए। और अगर षड्यंत्र किसी ऐसे काम के लिए हो जो अपने आप में अपराध नहीं है, जैसे आपने कहा तरीका गैर कानूनी है, हाँ। उस स्थिति में थोड़ा फर्क है। हाँ। तब सिर्फ समझौता काफी नहीं होगा। कानून कहता है कि समझौते के साथ साथ कम से कम किसी एक साजिश करने वाले ने उस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया हो, कोई कार्य किया हो। यानी सिर्फ बात करने से नहीं, कुछ करना भी पड़ेगा। जी, उस दिशा में कोई ओवरटैक्ट होना चाहिए। ये फर्क अहम है। ये दिखाता है कि कानून गंभीर अपराधों की सिर्फ योजना को ही पकड़ना चाहता है। स्रोत में एक बात और कही गई है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गैर कानूनी काम ही उनका मेन टारगेट था या किसी बड़े मकसद का एक छोटा सा हिस्सा। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आपका अंतिम लक्ष्य शायद ठीक भी हो, पर उसे पाने के लिए आपने बीच में कोई गैर कानूनी काम करने की साजिश रची, तो वो भी षड्यंत्र माना जाएगा। बिल्कुल, वो भी आपराधिक षड्यंत्र के दायरे में आएगा। अच्छा, अब सजा की बात करते हैं। अगर षड्यंत्र किसी गंभीर अपराध के लिए है, जैसे जिसकी सजा मौत या उम्र कैद या 2 साल से ज्यादा की जेल हो। हाँ, तो ऐसे मामलों में अगर कानून में उस खास षड्यंत्र के लिए कोई अलग से सजा नहीं लिखी है, तो साजिश करने वाले को वही सजा मिलेगी जैसे उसने उस अपराध के लिए उकसाया हो। यानी उकसाने, अबेटमेंट के बराबर। जी बिल्कुल, जैसे उसने उकसाया हो। ये तो हुई गंभीर अपराधों की साजिश। और अगर षड्यंत्र किसी कम गंभीर अपराध के लिए हो, तो अन्य मामलों में, मतलब जहां अपराध उतना गंभीर नहीं है, सजा 6 महीने तक की कैद हो सकती है। 6 महीने तक? हाँ, या जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गंभीर अपराधों में कानून सिर्फ उस समझौते को, उस इरादे को ही दंडनीय मान रहा है। हाँ, इरादे को, भले ही असल में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो। ये कानून का निवारक पहलू है। हालांकि ये साबित करना कि ऐसा कोई गुप्त समझौता हुआ था शायद मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। ये जांच एजेंसियों के लिए अक्सर एक चुनौती होती है, पर कानून का इरादा साफ है। ठीक है, ये आपराधिक षड्यंत्र वाली बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं प्रयास पर। अटेम्प्ट, धारा 62। इसका क्या मतलब है? जब कोई अपराध करने की कोशिश करता है पर सफल नहीं होता। हाँ, धारा 62 इसी सिचुएशन के बारे में है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध को करने की कोशिश करता है जिसकी सजा उम्र कैद है या कोई और जेल की सजा है, या फिर वो किसी और से ऐसा अपराध करवाने की कोशिश करता है और उस कोशिश में वो अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है। यहाँ भी कार्य करना जरूरी है। उस कदम उठाना जरूरी है। तो अगर ऐसा कोई प्रयास करता है तो उसे सजा मिलेगी। हाँ, उसे सजा दी जाएगी। और अगर उस प्रयास के लिए कानून में कोई अलग से सजा नहीं बताई गई है, तो सजा क्या होगी? ऐसे में नियम ये है कि उस अपराध के लिए जो उम्र कैद की सजा है, उसकी आधी अवधि तक। आधी? हाँ, या फिर अगर उम्र कैद नहीं है तो उस अपराध के लिए जो सबसे लंबी जेल की सजा तय है, उसकी आधी अवधि तक की सजा हो सकती है। अच्छा। और साथ में जुर्माना भी लग सकता है, या सिर्फ जुर्माना भी हो सकता है। मतलब अगर किसी अपराध की सजा मान लीजिए 10 साल है, तो कोशिश करने पर
5 साल तक की सजा हो सकती है। जी, अधिकतम 5 साल तक। स्रोत में से समझाने के लिए 2 उदाहरण भी दिए हैं। हाँ, वो काफी अच्छे उदाहरण है। एक में कोई क है, हम्म, वो गहने चुराने के इरादे से एक बक्सा तोड़ता है, हम्म, पर अंदर कुछ नहीं मिलता, बक्सा खाली है। जी, दूसरे में क किसी की जेब काटने के लिए उसकी जेब में हाथ डालता है। हाँ, दोनों ही मामलों में कानून उन्हें कोशिश का दोषी मानता है। बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों ने इरादा किया और उस इरादे से अपराध की दिशा में एक कदम उठाया। बक्सा तोड़ा, जेब में हाथ डाला, नतीजा क्या हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता, कोशिश तो की गई। तो यहाँ भी इरादा और उस दिशा में उठाया गया कदम, ये दोनों मिलकर प्रयास बनाते हैं। एकदम सही। ये कानून का एक और तरीका है अपराध को होने से पहले रोकने का। ठीक है, षड्यंत्र और प्रयास ये दोनों समझ आ गए। अब हम एक बहुत ही संवेदनशील और अहम विषय पर आते हैं, बलात्कार, रेप, जिसकी परिभाषा धारा 63 में दी गई है। पहली नजर में ये परिभाषा काफी विस्तृत और शायद थोड़ी जटिल भी लगती है। हाँ, ये परिभाषा काफी व्यापक है और ये समय के साथ विकसित हुई है। ये सिर्फ जो पारंपरिक सोच थी लिंग योनि प्रवेश की, उससे कहीं आगे जाती है। स्रोत के हिसाब से देखें तो इसमें 4 मुख्य तरह के शारीरिक कृत्य शामिल हैं। 4 तरह के। जी। पहला है ए, पुरुष का लिंग चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराना, या फिर महिला को मजबूर करना कि वो ऐसा अपने साथ या किसी और के साथ करे। दूसरा बी, लिंग के अलावा कोई और चीज या शरीर का कोई अंग जैसे उंगली, उसे महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालना, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, या महिला को ऐसा करने पर मजबूर करना। ओके। तीसरा सी, महिला के शरीर के अंगों से इस तरह छेड़छाड़ करना, मैनिपुलेट करना, जिससे योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी और हिस्से में पेनिट्रेशन हो, या महिला को ऐसा करने पर मजबूर करना। चौथा और चौथा? डी, पुरुष का मुंह महिला की योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर लगाना, या महिला को ऐसा करने पर मजबूर करना। तो ये 4 कृत्य हैं जो बलात्कार की परिभाषा के दायरे में आ सकते हैं। ये काफी विस्तृत है। हाँ, काफी विस्तृत। लेकिन सिर्फ इन कृत्यों का होना ही काफी नहीं है ना बलात्कार साबित करने के लिए। स्रोत कहता है कुछ खास परिस्थितियां भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कृत्य बलात्कार तभी माने जाएंगे जब वे कुछ खास परिस्थितियों में किए गए हों। स्रोत में ऐसी 7 परिस्थितियां गिनाई गई हैं। 7 कौन सी हैं वो? मैं संक्षेप में बताता हूं। ये परिस्थितियां असल में सहमति के अभाव या सहमति की अवैधता से जुड़ी हैं। पहली, महिला की मर्जी के खिलाफ। ठीक है। दूसरी, उसकी सहमति के बिना। मर्जी के खिलाफ और सहमति के बिना, इसमें क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। मर्जी के खिलाफ मतलब महिला ने सक्रिय रूप से विरोध किया। सहमति के बिना मतलब उसने हाँ नहीं कहा, चुप रही, या स्थिति ऐसी थी कि हाँ कह ही नहीं सकती थी। कानून दोनों को कवर करता है। अच्छा। तीसरी परिस्थिति। तीसरी, सहमति तो ली, पर वो सहमति मौत या चोट का डर दिखाकर ली गई हो, उसे या उसके किसी करीबी को। डरा धमकाकर ली गई सहमति। हाँ, चौथी, सहमति ली पर धोखे से। पुरुष जानता है कि वो उसका पति नहीं है, पर महिला ने सहमति इसलिए दी क्योंकि वो उसे अपना पति समझ रही थी, या कोई और व्यक्ति जिससे उसकी कानूनी शादी हुई है या होने वाली है ऐसा मान रही थी। पहचान का धोखा देकर सहमति लेना। जी। पांचवी, सहमति दी महिला ने, पर देते समय वो होश में नहीं थी, या तो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, या नशे में थी, या किसी दवा के असर में थी, और समझ ही नहीं पा रही थी कि वो किस चीज के लिए सहमति दे रही है। छठी, महिला की उम्र 18 साल से कम हो। इस मामले में सहमति हो या ना हो, ये बलात्कार ही माना जाएगा। यानी 18 साल से कम उम्र में सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है। इस संदर्भ में बिल्कुल नहीं। ये स्टैट्यूटरी रेप कहलाता है। और 7वीं परिस्थिति? सातवीं, जब महिला सहमति दे ही नहीं सकती, मतलब वो बेहोश हो या किसी और शारीरिक या मानसिक स्थिति में हो जहां वो सहमति व्यक्त करने में असमर्थ हो। तो इन 7 में से कोई एक परिस्थिति होनी चाहिए, उन 4 में से किसी एक कृत्य के साथ? जी, तभी वो बलात्कार माना जाएगा। इन 7 परिस्थितियों को देखकर ये साफ लग रहा है कि सहमति का मुद्दा कितना केंद्रीय है यहाँ पर। बिल्कुल, कंसेंट इज की। धारा में सहमति को लेकर एक स्पष्टीकरण भी है, एक्सप्लेनेशन 2। ये सहमति को कैसे परिभाषित करता है? इसमें एक बात लिखी है कि शारीरिक विरोध न करना सहमति नहीं मानी जाएगी। ये बहुत अहम लगता है। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सहमति की कानूनी परिभाषा तय करता है।
ये कहता है कि सहमति का मतलब है एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता, अनइक्विवोकल वॉलंटरी अग्रीमेंट। स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता। हाँ, ये तब माना जाएगा जब महिला शब्दों से या इशारों से या किसी भी तरह के मौखिक या गैर मौखिक तरीके से उस खास यौन कृत्य में शामिल होने की अपनी इच्छा साफ तौर पर जाहिर करे, एक्सप्लिसिटली अग्री करे। और वो शर्त जो आपने कही, हाँ, वो शर्त, वो प्रोवाइजो बहुत जरूरी है। वो कहता है सिर्फ इसलिए कि महिला ने शारीरिक रूप से विरोध नहीं किया, फिजिकली रेजिस्ट नहीं किया, ये नहीं मान लिया जाएगा कि उसने यौन गतिविधि के लिए सहमति दी थी। तो मतलब चुप्पी या विरोध न करना सहमति नहीं है? बिल्कुल नहीं। कानून अब सक्रिय, स्पष्ट और स्वैच्छिक सहमति मांगता है। नो मीन्स नो एंड ओनली यस मीन्स यस। ये महिला की शारीरिक स्वायत्तता पर जोर देता है। ये एक बड़ा और जरूरी बदलाव है। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। अच्छा, क्या इस धारा में कोई अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस? हाँ, स्रोत में 2 अपवाद बताए गए हैं। क्या है वो? पहला तो सीधा सा है, कोई मेडिकल प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार नहीं माना जाएगा। डॉक्टर अगर इलाज या जांच के लिए कोई प्रक्रिया कर रहा है तो वो इस परिभाषा से बाहर है। ये तो ठीक है। दूसरा अपवाद थोड़ा विवादास्पद है। वो कहता है कि एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं माना जाएगा। अच्छा, मगर एक शर्त है। शर्त यह है कि पत्नी की उम्र 18 साल से कम ना हो। तो ये वही वैवाहिक बलात्कार अपवाद वाली बात है जिस पर इतनी बहस होती है। हाँ, ये वही है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अपवाद तभी लागू होता है जब पत्नी 18 साल या उससे ज्यादा की हो। और अगर पत्नी 18 से कम है? तब ये अपवाद लागू नहीं होता। तब पति द्वारा किया गया यौन कृत्य भी बलात्कार माना जाएगा, जैसा कि हमने परिस्थिति V में देखा था। पर 18 साल से ऊपर की पत्नियों के लिए ये अपवाद, ये सहमति और स्वायत्तता पर सवाल तो उठाता है। निश्चित रूप से, और इसीलिए इस पर कानूनी और सामाजिक बहस लगातार जारी है। ठीक है, तो हमने आज 3 अहम कानूनी अवधारणाओं को देखा: आपराधिक षड्यंत्र, प्रयास और बलात्कार। हमने देखा कि षड्यंत्र का आधार है समझौता और इरादा। जी, खासकर गंभीर अपराधों में। प्रयास में इरादे के साथ साथ उस दिशा में कदम उठाना जरूरी है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। हाँ, वो कार्य निर्णायक है। और बलात्कार की परिभाषा में कृत्य के साथ परिस्थितियां और सबसे बढ़कर सहमति या उसकी कमी का होना या ना होना तय करता है कि अपराध हुआ है या नहीं। बिल्कुल। अगर संक्षेप में कहें तो ये कानूनी प्रावधान अपराध के अलग-अलग स्टेज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग स्टेज षड्यंत्र, कोशिश का स्टेज प्रयास और फिर असल अपराध जैसे बलात्कार। और बलात्कार कानून में सहमति की परिभाषा का जो विकास हुआ है, खासकर वो स्पष्ट स्वैच्छिक समझौते वाली बात और विरोध न करने को सहमति न मानने पर जोर, ये दिखाता है कि कानून समाज के साथ कैसे बदल रहा है। हाँ, और ये दिखाता है कि कानून कैसे जटिल मानवीय व्यवहारों को नियमों में बांधने की कोशिश करता है, उम्र और मानसिक स्थिति जैसे कारकों को भी ध्यान में रखता है। जी, इस कानूनी जानकारी की तह तक जाने में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये परिभाषाएं हमें दिखाती हैं कि कानून कैसे व्यवहार के मानक तय करता है और लोगों की सुरक्षा की कोशिश करता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ठीक है, कानून ने सहमति, प्रयास, षड्यंत्र को परिभाषित तो कर दिया, पर असल जिंदगी में जो रोजमर्रा की स्थितियां होती हैं वो अक्सर इतनी साफ नहीं होती। समाज इन शब्दों की व्याख्या कैसे करता है और अदालतें इन कानूनी परिभाषाओं को वास्तविक जीवन के मामलों पर कैसे लागू करती हैं, बिल्कुल, ये हमेशा एक जटिल और चुनौतीपूर्ण काम बना रहता है, क्योंकि हर केस अपने आप में अलग होता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें शायद श्रोता भी विचार कर सकते हैं।